पुनः पुनः स्वागत, बारंबार अभिनंदन आप सभी का। और मुख्य रूप से अब मैं अपने सत्र को आगे बढ़ाते हुए आपको सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी मातृभाषा है और हम लोग चर्चा करेंगे आगे वैदिक काल से लेकर के, वैदिक संस्कृत से लेकर के और उसके बाद पाली प्राकृत होते हुए उसके बाद अपभ्रंश काल तक हम लोगों ने हिंदी का विकास होते हुए देखा है। और इस यात्रा में हमने पुनः पुनः बारंबार हिंदी दिवस का अभिनंदन। वैदिक संस्कृत से लेकर के और उसके बाद पाली से लेते हुए प्राकृत तक और उसके बाद अपभ्रंश तक हमने हिंदी की यात्रा को, हिंदी के विकास को देखा है। और इस यात्रा में हिंदी ने केवल संस्कृत के ही नहीं वरन देश विदेश की बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित किया है। तो इसी क्रम में मैं अपने इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जनों के और अतिथि जनों के स्वागत के लिए अ, अक्षता अग्रवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वह आए और स्वागत के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। अक्षता अग्रवाल जी। आप अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत करें। दिव्या शर्मा। सर रिया भी आ रही थी। हेलो। हाँ हाँ। सर रिया भी आ रही थी। हाँ, बुला लीजिए। मन की वीणा से मंगलम स्वागतम 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 की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। सर आप एक और कर दीजिए, तैयार करवा रहा हूँ इसको, इसके बाद करवा दीजिए। आवाज
आवाज आ रही है? सावन में कर दरिया बदलिया फिर आई नदी बदलिया फिर आई नदी बदलिया फिर आई नदी कैसे थे कंचनिया कैसे थे कंचनियों सावन में कर दरिया फिर आई नदी कैसे थे कंचनियों सावन में कर दरिया फिर आई नदी बदरिया फिर आई नदी बदरिया फिर आई नदी बदरिया फिर आई नदी बदरिया फिर आई नदी कैसे होकर चलो साधन में कर दरिया बदरिया फिर आई नदी तुमको जात हो अकेली सब सखी न सहेली तुमको जात हो अकेली तुमको जात हो अकेली सब सखी न सहेली कोई छेप नहीं है कोई छेप नहीं है तो होगी बदरिया बदरिया फिर आई नदी कैसे खेलन चलो सावन में कर दरिया बदरिया फिर आई नदी सासू बोली ऐसन बोली जीव लागे जैसे गोली सासू बोली ऐसन बोली सासू बोली ऐसन बोली जीव लागे जैसे गोली जैसे बाटन बारी जैसे बाटन बारी तो होली दरिया बदरिया फिर आई नदी कैसे खेलन चलो सावन में कर दरिया बदरिया फिर आई नदी 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 कैसे चलो सावन में कर दरिया बदरिया फिर आई नदी धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्ते सभी को। प्रणाम। सर कुछ सभी को मेरा नमस्कार, सभी का अभिनंदन। और भजन में सुनाती हूँ। मैं न मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, उसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, रो लड़ने में गवाए तो मैं क्या करूं, चुगली में लगाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, उसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, मैंने वेद और पुराणों में सब लिख दिया, मैंने वेद और पुराणों में सब लिख दिया, उसको पढ़ना न चाहे तो मैं क्या करूं, उसको पढ़ना न चाहे तो मैं क्या करूं, ऋषि मुनियों की वाणी में सब कुछ कहा, ऋषि मुनियों की वाणी में सब कुछ कहा, उसको सुनना न चाहे तो मैं क्या करूं, उसको सुनना न चाहे तो मैं क्या करूं, मैंने मेवा और मिष्ठान पैदा किए, मैंने मेवा और मिष्ठान पैदा किए, फिर भी तू मांस खाए तो मैं क्या करूं, फिर भी तू मांस खाए तो मैं क्या करूं, मैंने दूध और दही सब कुछ पैदा किए, मैंने दूध और दही सब कुछ पैदा किए, फिर भी तू मदिरा पीवे तो मैं क्या करूं, फिर भी तू मदिरा पीवे तो मैं क्या करूं, गिरते को है तूने उठाया नहीं, रोते को है तूने छुपाया नहीं, अब तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, अब तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, उसको विरथा गवाए
लगाए तो मैं क्या करूं, लड़ने में लगाए तो मैं क्या करूं, चुगली में लगाए तो मैं क्या करूं। नमस्कार। जी अंजलि। जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशी बलिया है। मेरा नाम खुशी बलिया है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम से। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी, अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम, मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू बांट रही है,
सुख संपत्ति धन धाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदलते हैं, जग का रूप बदलते हैं माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम, मातृभूमि सत सत बार प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज। नमः संस्कृते, नमः सभाभ्यो सभापतिभ्यश्च। सभी को प्रणाम। मेरा विषय है हिंदी और संस्कृत का समन्वय।
तो आप जानते ही हैं कि संस्कृत से ही एक यात्रा हिंदी की शुरू हुई थी, जो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट और प्राकृताभास तक पहुंची, और फिर आज हमारे पास जो एक भव्य और दिव्य हिंदी है वो आज हमारे समक्ष उपलब्ध है। इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक जो संस्कृत का इसमें सहयोग रहा, सारे शब्दकोश जो हो, वर्णमाला, विशेषकर पहले हम वर्णमाला से चर्चा करें तो वर्णमाला ज्यों की त्यों कामता प्रसाद गुरु या हेमचंद्र जो हिंदी के पाणिनि, कात्यायन इत्यादि कहे जाते हैं, उन्होंने ज्यों की त्यों संस्कृत की वर्णमाला को वहां से उठाकर हिंदी में प्रयोग किया, और ठीक जिस वैज्ञानिकता के रूप में वहां प्रयोग किया जाता था उसी वैज्ञानिकता के रूप में हिंदी में भी उसको प्रयोग किया जाने लगा। उसी लिपि में उन्हीं वर्णों को उन्होंने प्रयोग किया। तो यहाँ वर्णमाला की बात हुई। उसके बाद अगर हम आगे भाषा के रूप में जाए, वाक्य विन्यास के रूप में या वचन के रूप में, तो लगभग संस्कृत साहित्य की अनुसरण किया गया, इसलिए उसका समन्वय संस्कृत के साथ अच्छा सा बैठता है। फिर अगर हम भाषा से भी ऊपर उठकर इसके काव्य शास्त्रों पर, इनके ग्रंथों पर आए, तो जो हिंदी का आदिकाल हुआ, आदिकाल में चाहे गोरखनाथ हो, चाहे सरप्पा हो, चाहे अमीर खुसरो हो, उन्होंने हिंदी के ग्रंथों में संस्कृत का पूर्णतः सहयोग लिया, और जैसे गोरखनाथ का हठयोग शब्द इत्यादि जो वहाँ से लिए गए, पूर्णतः पतंजलि से संस्कृत साहित्य से लिए गए हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े, भक्ति काल के बाद जिस काल की बात की जाती है, आदिकाल के बाद जो भक्ति काल की बात की जाती है, इस काल में चाहे राम आश्रित साहित्य रहा हो, कृष्ण आश्रित साहित्य रहा हो, वो संस्कृत के ग्रंथों को उन कवियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने पढ़कर शब्दशः हिंदी में, केवल भाषा परिवर्तन हो गई है तो उनका हिंदी में भी प्रयोग किया। यहाँ तक कि सूफी संतों ने भी संस्कृत साहित्य का अवलंबन लेकर अपनी रचनाएं की है। फिर इसके बाद हम तीसरे कालखंड में पहुंचते हैं, रीतिकाल पर। तो रीतिकाल के जो कवि हुए हैं, सारे देव और भिखारी दास जैसे कुछ अपवाद कवियों को छोड़ दिया जाए तो केशव हो, मतीराम हो, भूषण हो, सबने एकदम हिंद जो संस्कृत का काव्य शास्त्र था, संस्कृत की जो रीति थी, अलंकार थे, छंद थे, रस थे, उन्हें पूरा का पूरा, जिसे हम आज की भाषा में कहें, कॉपी करके हिंदी में किया। केवल भाषा अंतर हुआ, और इसीलिए केशव दास को कठिन गद्य पद्य का प्रिय कहा गया कि बहुत कठिन भाषा, एकदम संस्कृत निष्ठ भाषा उन्होंने हिंदी में प्रयोग कर डाली। उसके बाद आधुनिक काल में भी चाहे भारतेंदु हो, उन्होंने भी संस्कृत का आश्रय लिया, और विशेषकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो संस्कृत निष्ठ भाषा को एकदम की संस्कृत निष्ठ भाषा जो होगी वही हिंदी में मान्य होगी। उनकी सरस्वती पत्रिका में एकदम उन्हीं रचनाओं को छापने के लिए भेजा जाता था जो एकदम संस्कृत निष्ठ कविताएं रही हो, या जो अलंकार, छंद, भाषा सभी के तराजू पर फिट बैठती रही हो, उनको वो लेते रहे हैं, अन्यथा वो वापस भी कर देते थे। कई ऐसे प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिनकी रचनाओं को भाषा दोष की वजह से उन्होंने वापस कर दिया है। इसके बाद अब जब देश आजाद हुआ तो देश में बात रखी गई, गांधी जी भी ये चाहते थे कि देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को रखा जाए, परंतु देश की ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से हम आज़ाद हो रहे थे, सारी शासन व्यवस्था अंग्रेजी में चल रही थी। तो अंबेडकर जी ने एक संविधान में प्रावधान किया कि 15 साल तक तो अंग्रेजी में ही इस देश को चलाया जाए, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी में किया जाए। परंतु राजशाही व्यवस्था समझे या अधिकारी व्यवस्था समझे कि उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, इंग्लिश ज्यों की त्यों आज चल रही है। अनुच्छेद में 351 में अंबेडकर जी ने जब संविधान में लिखा तो उन्होंने लिखा था कि हिंदी इस देश की राजभाषा रहेगी, और उसका जो आधारभूत रहेगा वो संस्कृत रहेगा, अर्थात इसके लिए जो शब्द तैयार किए जाएंगे वो संस्कृत से आएंगे। ठीक है, तो संस्कृत से आएंगे मुख्यतः, और गौणतः हम अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी सर्वग्राही भाषा है। आज भी भारत में
हिंदी 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों के साथ पूरे भारत भर में बोली जा रही है। ठीक है, ये मैं अभी कुछ दिन पहले एक अव्यय भाव का, मुकुल सर तो अच्छे से समझते हैं सर, मैं अव्यय भाव का एक उदाहरण पढ़ रहा था, तो वहां आया सहरि और सबुसम। जब बुसम शब्द आया तो मैं चक्कर में पड़ गया, है बुसम शब्द है क्या। मैंने संस्कृत और हिंदी का एक शब्दकोश उठाया, उसमें देखा तो बुसम का अर्थ था जो धान होता उसका भार का छिलका, और वही ठीक उसी शब्द का बुसा शब्द का प्रयोग हमारे उत्तराखंड में वैसे ही किया जाता है, बुस करके ही, बुसा करके ही बोला जाता है। तब समझ में आया कि ये बुसा, जिसे धान को ब्री कहा जाता है आज भी, तो वैसे ही वो शब्द वहां से उठकर हमारी जो, जिसको आप कह सकते बोली, उसमें कई शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसीलिए निस्संदेह इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतीय सभी भारतीय भाषाएं हैं उनके मूल में संस्कृत है, तो संस्कृत ही उनके शब्द उन भाषाओं में थोड़ा सा अभ्रंश होकर मिल रहे हैं। ये संस्कृत की बात थी। और इसके बाद जो संस्कृतनिष्ठ विद्वान हुए उन्होंने ही हिंदी को दिशा दी है, चाहे उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, उन लोगों ने ही हिंदी के व्याकरण को, हिंदी के काल क्रम को निर्धारित करने का काम किया है। इसीलिए हिंदी और संस्कृत का समन्वय बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं स्वयं हिंदी संस्कृत का समन्वय हूँ, मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और आज हिंदी का अध्यापक हूँ, तो इससे अधिक मैं क्या समझ सकता हूँ कि मैं स्वयं ही संस्कृत और हिंदी का समन्वय हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक और इसका जी धन्यवाद। कविता कामनी के कोमल कांत कलेवर में काव्य कुसुम के कोमल भावों से सुसज्जित करने वाले साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर कवि और इस अंतरजालीय मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज जैसा कि संयोजक महोदय ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित कुमार सिंह जी जिला समन्वयक साहब, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रीता सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य इस अंतरजालीय मंच पर उपस्थित हैं श्री अविनाश चौहान जी। आप सभी के सम्मान में मैं 2 लाइनें कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा। हे मनीषियों आज सम्मान आपका, हे मनीषियों आज सम्मान आपका, भाल पर सरस्वती चंदन आपका, न अक्षत रोली श्रीफल हाथ में है, मात्र करवद वंदन अभिनंदन आपका। साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। साथियों, हम सब लोग 14 सितंबर को आप जानते हैं कि हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज चिंतन और मनन का अवसर ये है कि क्या हम हिंदी को दिल से अपनाते हैं। हमारा भारत देश जहां सर्वधर्म समभाव की भावना से मानवता सेवा सबसे बड़ा कर्म और धर्म माना जाता है, लेकिन आज बड़े चिंतन का विषय है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को खोते जा रहे हैं। आज की नई पीढ़ी विदेशी होती जा रही है। अगर यही स्थिति गतिमान रही, जिस प्रकार आज जगह जगह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खुले हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं
जब हमारे यहाँ भी हिंदी बोलना सीखें, इस तरह के संस्थान जल्दी ही आपको जगह-जगह पर देखने को मिल जाएँगे। साथियों, हमारी अपनी एक अनूठी संस्कृति के कारण ही हमारे भारत राष्ट्र की विशेष पहचान है। हमारे भारत देश का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी संस्कृति को अपनाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम सभी ये प्रण लें कि अपनी भारतीय संस्कृति को हम खोने नहीं देंगे। अपने देश को हम विदेशी पाश्चात्य संस्कृति में ढलने नहीं देंगे। हम सभी मिलकर अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे, तभी हम अपने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर विविधता में एकता की संस्कृति को संजोकर अपने देश को महानता की ओर ले जा पाएंगे। तभी पूरी दुनिया हमारे देश की जय गाथा का गान करेगी। साथियों, हमारे देश का भविष्य हम सभी के हाथों में है। अपने देश के सपनों को पूर्ण करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए विदेशी भाषाओं और संस्कृति के सामने अपनी भाषा और संस्कृति को हम झुकने नहीं देंगे। एक कविता मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर कविता है, जिसका शीर्षक है हाँ हिंदी हूँ मैं। हाँ हिंदी हूँ मैं, माँ भारत की शान हूँ मैं, हर भारतीय की आन हूँ मैं। भाल पर तिलक सी हूँ मैं, जुबा पर मिश्री सी हूँ मैं। सत्यमेव जयते में सजकर संविधान का मान हूँ मैं। जय हिंद के स्लोगन में सजकर हर सैनिक की जान हूँ मैं। वंदे मातरम में सजकर जय भारत का गीत हूँ मैं। जन गण मन अधिनायक के शब्दों में पिरोकर स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान हूं मैं। संस्कृत से जन्मी मैं, न जाने कितनी बोलियों की पहचान हूं मैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी हूं मैं। संविधान के हर पन्नों पर हूं मैं, हाँ हिंदी हूं मैं। साहित्य की अनंत यात्रा हूं मैं, साहित्य की सशक्त पहचान हूं मैं। भावनाओं के सागर में शब्द रूपी मोती सी हूं मैं। ऋषियों के मुख से निकली आशीर्वचनों सी हूं मैं। सीधी सादी और बहुत ही सरल सहज सी हूं मैं। जैसी जुबां पर आती वैसी ही हो जाती हूं मैं। हाँ हिंदी हूं मैं, हाँ हिंदी हूं मैं, हाँ हिंदी हूं मैं। अंत में 2 लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मानवता के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी, मानवता के रोम रोम की मुस्कान है हिंदी। इस पावन धरा की आन बान शान है हिंदी। बनकर मुकुट माँ भारती के शीश पर सजी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी, भारत के स्वाभिमान की पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। जी, समस्त उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में महान कवि कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद उनके कुछ दोहे आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रहस्यवादी संत व समाज सुधारक कबीरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, जिन्हें नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। अनपढ़ होते हुए भी कबीरदास जी ने जनप्रिय भाषा में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए साखी, सवद, रमैनी के रूप में जो कुछ भी काव्य लिखा, वो इतना अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान काल में भी प्रत्येक मनुष्य की दिन प्रतिदिन की भाषा व व्यवहार में प्रचलित व लोकप्रिय है। सॉरी, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। कांकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई बनाए, काचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, बहरा हुआ खुदाए। क्षमा करें। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली, पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। धन्यवाद। जी जी गुरुजी। जी 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 जी। ऑनलाइन सभा में सभी को जी सभी को मेरा नमस्ते। हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझसे पहले आए महानुभावों ने मुझे हमें बताया कि हिंदी दिवस में 14
को हिंदी को राजभाषा दिया। उसके बाद हमने 1953 में अपना पहला हिंदी दिवस करना चाहती हूँ। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अष्ट जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। गुरुजी, क्या आपकी आज्ञा हो तो एक और बहुत छोटी सी प्रस्तुति दे सकती हूँ? जी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में सितारा था माना वे बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम थे, जिस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख जाती को देखो, सूखी कितनी वल्लरियां मुरझाई, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। इनके साथ ही मैं एक चीज और, का मुश्किल सफर हो गया, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद गुरुजी। जी जी धन्यवाद मुकुल जी। आवाज आ रही है मेरी? धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो हिंदी दिवस महोत्सव के लिए अंतर्जालीय हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मुकुल जी को विशेष धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश चौहान जी, और हमारे बेसिक शिक्षा में ही पहले थी
और एक कवियत्री के रूप में मेरा उनसे पहला परिचय था। हम लोग कोविड के समय में जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन होते थे उसमें इनको सुनते थे, इनको देखते थे। तो ऐसी हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर रीता सिंह जी, जो अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पहले हमारे ही विभाग में थी। तो उनका सबका स्वागत है, और आप सब अन्य जो हमारे महानुभाव आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं आपका स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा के रूप में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो मुझे ध्यान आती है, कोई लाइन मैं कभी भी सुनता हूँ कोई, तो मुझे ध्यान आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ जो लिखा है उन्होंने अच्छा, और उनको हम जो है हिंदी भाषा का जो है तो उसमें उन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान विन रहत हीन के हीन। यानी कि हम अंग्रेजी पढ़ के तकनीकी रूप से सक्षम हो सकते हैं, आर्थिक समृद्धि पा सकते हैं, लेकिन जब तक निज भाषा की उन्नति हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो विकास है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। जैसे हिंदी भाषा का महाकाव्य है रामचरितमानस, अब उसे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जीवन का सार क्या पाएंगे, है ना। तो इसी क्रम में तो इसी क्रम में मैं अब थोड़ा सा अपना व्याख्यान देना चाहता हूं कि जैसा सबने बताया कि हिंदी भाषा देव भाषा संस्कृत का सबसे सरलतम रूप है, और प्रारंभिक रूप में हिंदी को खड़ी बोली के रूप में उत्तर भारत में सबसे अधिक बोला जाता था। हिंदी के लगभग 1000 साल के इतिहास में इसका मानकीकृत किया गया और इसे आधुनिक हिंदी के रूप में जाना जाने लगा। ये भारत की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा और विश्व की सर्वाधिक तीसरी बोले जाने वाली भाषा है। इसको देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं। देवनागरी लिपि में 14 स्वर, 33 व्यंजन और 47 प्राथमिक वर्ण हैं, और ये जो लिपि है ये चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है देवनागरी। इसमें 120 से अधिक भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, मराठी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में बोली लिखी जाती हैं। सबसे शुद्ध हिंदी अगर हम कहें कि तो हम इस मामले में हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में काशी, प्रयागराज, अवध क्षेत्र जो है ये इसका विकास का जो क्षेत्र रहा है हिंदी का। हिंदी भाषा के रूप में हिंदी ना सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक है। ये बहुत सरल, सहज और सुगम होने के साथ साथ संस्कृत के बाद सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। संवैधानिक रूप में अगर हम देखें तो हिंदी को 8वीं अनुसूची में संविधान की रखा गया है, और अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 में इसका जो है वर्णन किया गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो जनक हम कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जीवन मात्र 35 वर्ष का रहा। सन 1850 से 1885 तक इन्होंने जो 35 वर्ष का जीवन जिया उसमें हिंदी के लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, और जो हिंदी की सबसे पहली प्रकाशित पुस्तक थी लल्लू लाल जी द्वारा, प्रेम सागर 1805 में, वहां से लेके और आज तक जो कार्य हो रहा है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो था चंद्रवरदाई जी ने लिखा, जिसमें 10,000 से अधिक छंद थे। तो वहां से लेके जो विकास का क्रम आज तक चलता रहा है, और इस क्रम में जो रामचंद्र जी द्वारा जो हमारे अन्य प्रतिभागी हैं उनके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। लोकेंद्र विश्वकर्मा जी द्वारा जो हिंदी के महत्व पर बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। कविता के रूप में उन्होंने एक बहुत ही सहज, सारगर्भित और हिंदी की परिभाषा प्रस्तुत की। साथ ही अन्य प्रतिभागी जैसे पारुल जी, कामना जी, अंजलि जी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। इन सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपने भाषा की उन्नति के लिए हम लोग कार्य करते रहें।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ कि हिंदी अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा है। ये हमारी मौलिक सोच की भाषा है, जन-जन की भाषा है, हमारे विकास की परिभाषा है। क्योंकि हिंदी जो है वो जन आंदोलनों की भी भाषा रही है। जितने भी बड़े आंदोलन रहे हैं, उनकी जो भाषा रही है, वो भी हिंदी ही रही है। तो ऐसे ही हम हिंदी के विकास के लिए कार्य करते रहें और इस क्रम में जो हमारा भारत सरकार है, उन्होंने भी राजभाषा विभाग द्वारा सीडैक के द्वारा एक ऐप डेवलप करा है, जिसका नाम है लीला, जिसमें लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आप अन्य भाषाओं से, आप तमिल है, अंग्रेजी है और वर्ल्ड की जो भी भाषाएं हैं, आप उनका प्रयोग करके आप हिंदी सीख सकते हैं। तो एक ऐप है लीला, आप उसको अगर बच्चों को अगर आप डाउनलोड करा के और उसको सिखाना चाहें, क्योंकि हम तो हिंदी भाषी हैं, तो हमें तो ऐसी जरूरत है नहीं, हमारी तो सोच ही हिंदी है, हमें अनुवाद की भाषा नहीं है हमारे, हम तो जो सोचते हैं वो हिंदी में ही सोचते हैं। तो ऐसे लोग जो हिंदी सीखना चाहते हो, उसके लिए लीला ऐप का आप जो है सब लोगों को बताएं, जो हिंदी भाषी नहीं है, और उससे अपने बच्चों को, जैसे मुकुल जी तो बाहर भी विदेशों में भी अपनी सेवाएं देते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो वहां के बच्चों को बता सकते हैं कि लीला ऐप के द्वारा आप हिंदी बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से उनको बच्चों को सिखा सकते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए मुकुल जी को विशेष धन्यवाद और इसी के साथ सभी को प्रणाम। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगी कि ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और साथ में युवा वर्ग को जोड़ने के लिए। मैंने देखा भी कुछ मतलब कामना दीक्षित हमारे ही महाविद्यालय की छात्रा है और संस्कृत विषय में ये यूनिवर्सिटी टॉपर हैं। और इनका जो मतलब मैंने वाचन सुना जयशंकर प्रसाद की, ये जो कविता इन्होंने कही, बड़ा बहुत ही खुशी हुई, मतलब मन से खुशी हुई कि भविष्य अगर ऐसे बच्चों के हाथ में होगा, ऐसे युवाओं के हाथ में है हिंदी का, तो उज्जवल ही होगा। जो उदासीनता हमें शासन की ओर से दिखाई देती है या जनमानस में भी दिखाई देती है, मैं ये कहूँगी, हम कहें बात तो हम हिंदी दिवस की कर रहे हैं, एक दिन बात करके हम फिर बाद में उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, लेकिन सच में माने तो वास्तव में हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। हमारे अपने ही बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हम बड़े गर्व से, मतलब कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये सब बड़ाइयाँ करते हैं और बड़े, मतलब उस भाषा में हम शिक्षण कार्य बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिस जिस देश ने, मतलब उस देश की भाषा में हम बड़े गर्व से मतलब शिक्षण कार्य करते हैं या करवा रहे हैं अपने बच्चों को, जिसकी हमने गुलामी बर्दाश्त की 100 वर्षों तक लगभग। तो वास्तव में सार्थकता तो ऐसे कार्यक्रमों की उसी दिन होगी जब जैसे अभी बताया आप ही लोगों ने उद्बोधन में, छात्र छात्राओं ने और हमारे जो अतिवक्ता हैं उन्होंने भी कहा कि 15 वर्ष तक शासन की योजना थी कि इसको हम संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को रखेंगे, और अभी भी आप मतलब वही राजभाषा चली आ रही है। राष्ट्रभाषा हम हिंदी को दर्जा दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र में एक मत नहीं है, हम क्षेत्रीयता की संकीर्णता में हम खो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि
जो संपर्क भाषा है वो कम से कम हमारे देश की भाषा तो हो, चाहे कोई भी हो। हिंदी क्योंकि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली है, तो इससे अच्छी कोई राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती है। तो कुछ छोटी सी कविताएं मतलब देना चाहूंगी। एक मुक्तक है। मुक्ति का है बिगुल बजाया मेरी प्यारी हिंदी ने, मुक्ति का है बिगुल बजाया मेरी प्यारी हिंदी ने, जन जन में है जोश जगाया मेरी प्यारी हिंदी ने, लोरी गाकर मुझे सुलाया मेरी प्यारी हिंदी ने, लोरी गाकर मुझे सुलाया मेरी प्यारी हिंदी ने, सुंदर सा है स्वप्न दिखाया मेरी प्यारी हिंदी ने, सुंदर सा है स्वप्न दिखाया मेरी प्यारी हिंदी ने। इसके बाद एक छोटी सी कविता राष्ट्रभाषा की व्यथा बताना चाहूंगी कि क्या हिंदी सोचती है और क्या क्या मनसा है हमारी जनता की और हमारे शासकों की मनसा। राष्ट्र गगन के माथे पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ, मेरा इतिहास गवाही है भारत की भाषा हिंदी हूँ, अपने गौरव की कथा कहूँ, दुर्भाग्य मेरा यूं व्यंग करता है, जितना दर्द सहा मैंने कोई और नहीं सह सकता है, क्या इससे और अभाग्य बड़ा, निज में अनजानी बनी रही, अपने ही घर के आंगन में दूजी भाषा बन दबी रही, हर एक देश की निज भाषा माँ का सा गौरव पाती है, हर एक देश की निज भाषा माँ का सा गौरव पाती है, हिंदी अपने ही बेटों द्वारा दूजी माँ समझी जाती है, हिंदी अपने ही बेटों द्वारा दूजी माँ समझी जाती है, ज्यों आज देश की रग रग में भर उठा विदेशी रीति रहन, ज्यों आज देश की रग रग में भर उठा विदेशी रीति रहन, वैसे ही मेरे ऊपर भी दूजी भाषा का शासन, वैसे ही मेरे ऊपर भी अंग्रेजी भाषा का शासन, अंग्रेजी शासन भी मेरी पीड़ा की एक इकाई है, अंग्रेजी शासन भी मेरी पीड़ा की एक इकाई है, बेटो मुझको आजाद करो मैंने आवाज लगाई है, अंग्रेजी शासन कांप उठा था मेरी करुण पुकारों से, अंग्रेजी शासन कांप उठा था मेरी करुण पुकारों से, जय भारत माँ जय जय हिंदी लाखों कंठों के नारों से, सुभाष का देश गवाही है मेरे पावन बलिदानों का, सुभाष का देश गवाही है मेरे पावन बलिदानों का, आजाद का देश गवाही है मुझ पर टूटे तूफानों का, अपनी सारी ममताई का, अपनी सारी ममताई का प्रतिदान आज दोहराती हूँ, अपने ही बेटों के आगे अपना दुर्भाग्य सुनाती हूँ, अपनी भाषा अपनी ही है, अपनी भाषा अपनी ही है भारत के गौरव की थाती, दूजी भाषा अपने स्वर में दूजी की ही महिमा गाती, अपनी भाषा अपनी ही है भारत के गौरव की थाती, दूजी भाषा अपने स्वर में दूजों की ही महिमा गाती, ठुकराकर अपनी मुंह बोली, ठुकराकर अपनी मुंह बोली दूजी को अपनाने वालों, हिंदी भारत की चिरमाता सोचो तो सिंहासन वालों, शासन बदला सत्ता बदली, शासन बदला सत्ता बदली, हिंदी आज तक भी है बंदी, सब हिंदी हिंदी चिल्लाते करता कोई उद्धार नहीं, सच पूछो तो उसके बेटे ही करते उससे प्यार नहीं, करते उससे प्यार नहीं। जय हिंद जय हिंदी। नमस्कार।
बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। बिल्कुल स्वागत है। जी हिंदी दिवस के इस मौके पर आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शुभम है और सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर के दिन हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं और आज हिंदी दिवस के इस मौके पर मैं भारत के महान लेखक और कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना रश्मि रथी के तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी का पाठ करने की अनुमति चाहूंगा, जिसमें कृष्ण दुर्योधन को युद्ध के भयावह परिणामों से अवगत करा रहे हैं। कृष्ण की चेतावनी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपकी अनुमति चाहता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति समर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोक बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। जी धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी।
ये अपराध। जी जी
हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के संयोजक, सूत्रधार, पुरोधा कितनी बहुत खूबसूरती से एक एक हीरो को उन्होंने संजोया है और आज के इस सफल कार्यक्रम में कई लोगों से परिचय हुआ, कई नई जानकारियां मिली। सभी ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी है। आदरणीय अमित कुमार जी जो जिला समन्वयक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उन्होंने बताया कि लीला ऐप के माध्यम से हम किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं आमजन को कि वो हिंदी के प्रति हिंदी सीखें और उसके प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। उसी प्रकार से जैसे कजरी की शुरुआत आचार्य जी ने की, भजन मंजू शर्मा बहन जी ने किया और फिर नदिया के पार का गीत मुकुल कौशिक जी से सुना तो भारतीय संस्कृति बिल्कुल झलक गई। उस थोड़ा मैं ये भी बता दूं कि जो हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रीता सिंह जी हैं, उनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है। बस उनके गांव के और मेरे बीच, मेरे गांव के मध्य एक नदी है, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर क्षेत्र से हैं। और मेरे मित्र जो 9-10-1988 में हमने हाई स्कूल साथ किया, हेमेंद्र जी की वो पत्नी है, बहुत अच्छी लेखिका हैं। यद्यपि हिंदी भाषी न होते हुए पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर भी उनके कई काव्य संग्रह आ गए हैं और मुझे उनके प्रथम काव्य संग्रह अंतर्वेदना की समीक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुकुल कौशिक जी के बारे में मैं समझता हूं कि रसायन शास्त्र से एमएससी हैं और फिर भी गैर हिंदी भाषी होते हुए वो हिंदी की राह को इतना अच्छा ले जा रहे हैं कि बस हम दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर होंगे। सभी लोगों का पाठ, सभी लोगों का संदेश और सभी लोगों की जो चिंता है हिंदी के प्रति वह ठीक है, लेकिन हम हिंदी के बढ़ते कद को भी एक दूसरा पहलू देखें तो देख पा रहे हैं। आज हिंदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भारत से ज्यादा चाही जा रही है, चाहे वो जापान का ओसाका विश्वविद्यालय हो जहां टोमियो मिज़ोगामी इस राह को चला रहे हैं। 1997 में जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज से मैं एमए हिंदी में कर रहा था, क्योंकि मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूं और बीएससी में असफल होने के बाद मैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से फिर जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज अमरोहा में आ गया था। तो मेरे जो डेजर्टेशन के गाइड थे डॉक्टर कामता कमलेश जी विश्व यात्री, उन्होंने टोमियो मिज़ोगामी से 1997 में मुलाकात कराई। उन्होंने बताया कि ओसाका विश्वविद्यालय में वो हिंदी पाठ्यक्रम के रूप में चल रही है। फिर एमए में गुरुजी ने, मेरी इच्छा तो कबीर सूर तुलसी पर करने की थी, लेकिन लघु शोध प्रबंध का मेरा शीर्षक था महाकवि हरिशंकर आदेश का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो इसमें भी कुछ अच्छाई रही होगी कि मुझे पता चला कि हिंदी विदेशों में भी कितनी चाही जाती है। वहां ट्रिनिडाद एवं टोगोवो में महाकवि हरिशंकर आदेश अप्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने वहां अपना आश्रम चला रखा है और हिंदी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कई बार उनका भारत आगमन हो चुका है, उनसे भी भेंट वार्ता हुई है। और एक समय होता है, साइकोलॉजी का भी नियम है कि बच्चा किसी चीज को छूना चाहता है, जब तक उसको वह छू ना ले तब तक उसके वो गुण अवगुण को ज्ञात नहीं कर पाता है। तो हम भी इस चकाचौंध में आकर के पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हैं और हमारा प्रेम, हमारा लोभ, हम एक सोशल सेक्शन भाषा जो अंग्रेजी है, विदेशी भाषा है, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जितना युवाओं में ट्रेंड हिंदी का बढ़ रहा है, हिंदी के प्रति उनकी आस्था जग रही है, वो दिन दूर नहीं है कि विश्व पटल पर हमारी हिंदी छा जाएगी। और युवाओं को इस लगाव को देखते हुए निसंदेह हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि अब हम उससे एक तरह से ऊब रहे हैं और हम अपनी लौटकर पुरानी राह पर आ रहे हैं, हम हिंदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक सभा थी, उसमें एक धारा प्रभाव के साथ कई भाषाओं के ज्ञाता, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव रहे हो या श्री हरदन हल्दी डोडे गोड़ा देव गोड़ा रहे हो, कई भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। तो ऐसे ही किसी मंच पर कई भाषाओं के ज्ञाता सभी भाषाओं में धारा प्रभाव के साथ बोल रहे थे। कुछ विद्वानों में बहस हुई कि भाई इनमें से ये कौन बताए कि इनकी मातृभाषा क्या है। तो जब रात को सब अपने हॉस्टल में अपने कमरे में विश्राम की अवस्था में थे, सर्दियों के दिन में एक बाल्टी ठंडा पानी उन पर गेरा गया, तो सबसे पहले जो वो बुद्ध बधाए जो अपशब्द कहे वो उनकी मातृभाषा थी।
तो जो हमारे भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य है वो मातृभाषा में ही हो सकती है। तभी तो 1884 में बलिया के ददरी के मेले में आर्य देशों पालनी सभा को संबोधित कर रहे थे आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, और विषय था कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा था सार रूप में, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है, कि अपनी भाषा में ही उन्नति करो, अपने देश में ही उन्नति करो, परदेशी भाषा और परदेशी वस्तु का मोह मत करो। और वही गद और पद में समान रूप से उन्होंने लेखनी चलाई है, जैसा कि बड़े भाई अमित जी ने भी कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। हमारे जो हृदय की वेदना है वो बिना निज भाषा के ज्ञान के नहीं मिट सकती है, इसलिए अपनी भाषा में ही हमें उन्नति करनी चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी लोगों को साधुवाद, और विशेषकर मुकुल जी को कि इस तरह के कार्यक्रम वो समय समय पर करते रहें। हिंदी दिवस हमें रोज ही मनाने की आवश्यकता है, और हम तो प्रतिदिन, मैंने जैसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था और मैंने बताया था कि हम तो हिंदी का ही खाते हैं, तो हम तो हिंदी के ऋणी हैं। धन्यवाद, आप सब लोगों को प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद।